सकता हूं, क्योंकि बात मस्जिद की हो रही है, तो ये तस्वीर आप देखिए। आज जो खालिद मिशेल हैं, जो लीडर हैं तहरीक हमास के, उन्होंने जो ऐलान किया राशिद साहब, उन्होंने कहा बैतुल मुकद्दस की आजादी का वक्त आन पहुंचा। और इसके बाद उनके पूरे बयान में, और इसको शहर न्यूज ने, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लिखा है, और लिखा है कि तहरीक हमास के एक सीनियर रहनुमा ने गजा पर हर किस्म की यहां पे कीमत या सरपरस्ती की मुखालफत पर जोर देते हुए कहा कि बैतुल मुकद्दस की आजादी का वक्त आन पहुंचा है और इस्तिकामत और इसके हथियारों की हिफाजत जरूरी है। यहाँ पे उन्होंने कहा, उन्होंने ताकीद की कि अब वक्त आ गया है कि मिल्लत इस्लामिया बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने और इस्लामी और ईसाई मुकद्दसात को वापस लेने का फैसला करे। मिशेल ने मजीद कहा कि हम गजा पर किसी की सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे और गजा पर हुक्मरानी फिलिस्तीनियों की ही होगी। ये आज उन्होंने बाकायदा यहाँ पे ऐलान कर दिया। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा। इसके साथ साथ आज एक और, सयूनी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाबिले कबूल, लेबनान के पार्लिमानी स्पीकर ने कहा। ये लेबनान ने, और आपको याद होगा राशिद रिजवी साहब, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दिन पहले नहीं बल्कि 1 दिन पहले, कल जुमा को वहां पे जो नईम कासिम है, शेख नईम कासिम, उन्होंने कहा था कि हमारा दुश्मन इजराइल है, अमेरिका है, वो हमारा भला नहीं चाहते। आज बाकायदा लेबनान पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि इजरायली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाबिले कबूल है। क्या आप मानते हैं कि उस बयान का, शेख नईम कासिम के बयान का ये असर है? मैं दोनों चीजें, पहला मैं आपसे कि जो बात आई बैतुल मुकद्दस की आजादी को, तो क्या आपको लगता है कि उनका बयान जो है वो कहीं से मोटिवेट है, या अभी भी वो लड़ने की कुव्वत रखते हैं? और ये ऐलान तो बहुत मायने रखता है। फिर उन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की है। राशिद रिजवी साहब। तमाम मुसलमान मुल्कों से अपील की है। जो हालात चल रहे हैं वहां पर, वो बहुत अच्छे हालात नहीं है। आज उनको जरूरत है कि मुस्लिम मुल्क उनके सपोर्ट में आए, क्योंकि आपने देख लिया होगा यूएई के हालात को। यूएई किस तरफ जा रहा है, यूएई क्या कर रहा है। यूएई भी वही काम कर रहा है जो नेतन्याहू कर रहा था। सूडान के हालात बद से बदतर है। कल भी 40-42 लोगों को बहुत ही बेदर्दी से मार दिया, और मारने के बाद चले गए। तो उसमें जो कुछ घायल थे उनको मदद करने वाले लोग आए उनकी मदद करने के लिए। फिर वो मिलिशिया वापस आई, आगे मदद करने वालों को भी मार दिया। मतलब बहुत बेरहमी से। सड़कों पे खून बह रहे हैं, खून की नालियां बह रही हैं सकैया। कौन मदद कर रहा है उनको? हथियार कौन दे रहा है? यूएई। क्या करता है वो? यमन में देखिए क्या कर रहा है। यमन का एक जजीरा था, उस पे उसने, जो उसकी पॉपुलेशन जितनी नहीं उससे ज्यादा उसने अपनी वहां पर फोर्स उतार के रखी है। ईरान ने आज 2 टूक कहा है उसको, यूएई को, कि हमारी भी बर्दाश्त की अपनी एक लिमिट है। हम लोग बहुत बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बर्दाश्त की भी एक लिमिट है। उस लिमिट को क्रॉस मत करो। इसका मतलब नहीं कि वो गोली चलाने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम इस तरीके से जो बयान दे रहे हो कि जजीरे हमारे हैं, ये हमारे हैं, कुछ छोटे छोटे जजीरे हैं, उस पे अपना राइट बता रहा है यूएई।
कई जगह उसने इन बातों को कहा, तो उसके ऊपर ईरान ने पलटवार किया। कहा जब जब तुम बोलोगे तब तक ईरान खामोश नहीं बैठेगा। और हम जानते हैं कि तुम्हारी लगाम किसके हाथ में है। तो सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये था कि हम जानते हैं तुम्हारी लगाम किसके हाथ में है, मतलब सीधा सीधा अमेरिका की तरफ इशारा हो गया। तो वो ईरान को तो उलझाना चाहता है। जिस तरीके से उलझे हुए हैं नेतन्याहू, जिस तरीके से उलझे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो उसी तरीके से ईरान को भी अलग अलग लोगों के बीच में उलझाना चाहता है। हूतियों के खिलाफ लड़ने के लिए उसने अपने फाइटर प्लेन बेचे। किसको? सऊदी अरब को। अब अक्लमंदी सऊदी अरब की यही है कि वो अपने पैसे को खर्चा करके और यमन पे हमला करेगा, एयर स्ट्राइक करेगा। तो मुमताज भाई, यहां पर कोई भी सुकून से बैठने को तैयार नहीं है। और जहां जहां पर इस तरीके के इख्तलाफात हो रहे हैं, वहां आप देखेंगे पीछे आपको अमेरिका खड़ा मिलेगा। आप वियतनाम चाइना देख लो, आप इंडिया पाकिस्तान देख लो, उधर मिडिल ईस्ट में आप इजराइल का देख लो, आपका अजरबैजान आर्मेनिया हुआ, वहां भी आप देख लो। तो जहां जहां पर रस्साकशी हुई पड़ोसियों में, वहां वहां पर आपको पीछे अमेरिका खड़ा मिलेगा। जब नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, बड़ी हंसी आ रही थी कि हथियारों के सौदागर शांति की बात कब से करने लगे। एक इंसान है, वो पूरे शहर में पत्थर चला रहा है। अब बाद में कहता है कि हम लोगों की अमनो अमान के लिए दुआ करते हैं मस्जिद में। हम रोज मस्जिद में दुआ करते हैं नमाज में कि अमनो अमान बनी रहे, सब चैन सुकून से रहें, सब अपने अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहे, और रोज पत्थर चलाता है वो। तो वही हाल है डोनाल्ड ट्रंप का कि मौत का सामान बेचने वाला बोल रहा है कि हम पीस मेकर हैं, हमको उसका नोबेल मिलना चाहिए पीस का। तो बड़ी हंसी आ रही थी। रोजाना आप देखिए तनातनी मची रहती है वेनेजुएला से। ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि बस अब हमला करेंगे, तब हमला करेंगे, लेकिन हमला होता नहीं है। तो मुमताज भाई, इंटरनेशनल लेवल पे भी आप आएंगे ना, तो ये सुकून नहीं है। बिल्कुल आप सुकून यूरोप नहीं है। और राशिद रिजवी साहब, एक बड़ी खबर यहाँ पे, और मैं चाहूंगा कि उसके हवाले से भी बात होनी चाहिए। एक तो ये जो हसन रिजवी साहब ने कहा है कि रूस अरब देशों में ड्रोन फैक्ट्री लगा रहा है, लगता है अब अरब देशों का वेस्ट से मोह भंग हो रहा है, ये हसन रिजवी साहब। लेकिन दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात, और जिसका मैं जिक्र करता रहा हूं, आप हालांकि उससे बहुत मुतमईन नहीं होंगे, मुझे पता है कि उसका जरा उल्टा ही मामला रखेंगे, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर देखिए, तुर्की फौज 100% गाजा में लड़ेगी, कोई नहीं रोक सकता। ये हसन रिजवी साहब ने लिखा है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। तो मैं दोनों चीजें राशिद रिजवी साहब के, एक तो जो बात बैतुल मुकद्दस के हवाले से आई कि बैतुल मुकद्दस को अब आजाद करने का वक्त आ गया है। दूसरा मैं जो बात कह रहा था, अब उसके थोड़ा से मुझे दिख रहा है जिस तरह से तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, ये सब एक साथ बैठे, हवा तो उससे निकली पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है अमेरिका की काफी जो है। और प्लस ये कि अब कल आपको पता है कि
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, जो पीस कीपिंग फोर्स बनेगी उसमें तुर्की भी रहे, तुर्की का रहना जरूरी। ये किस चीज का, और ये जो हसन रिजवी साहब ने कही दोनों बातें, कि क्योंकि हमने देखा कि यूएई भी उसने F-35 को कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया अमेरिका से, और रूस से कर लिया। और अब ये जो आ रही, क्या क्या वाकई कुछ चीजें चेंज हो रही क्या? क्योंकि जो रूस के अभी आए थे राष्ट्रपति सद्र, तो उनकी बातचीत में भी ये चीज निकली है कि, और बड़े सवाल इसके उठ रहे थे जो मैं पिछले कई महीने से उठा रहा हूं, कि जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की बात है, या मिडिल ईस्ट का पूरा और इधर का जो पॉलिटिकल सिनेरियो काफी चेंज है। राशिद रिजवी साहब, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? देखिए मुमताज भाई, मस्जिद अक्सा को फतेह करने के लिए इजराइल को हराना बहुत जरूरी है। इजराइल को उस एरिया से पीछे करना बहुत जरूरी है, और इजराइल को पीछे करने का मतलब है अमेरिका को पीछे करना। तो ये हमास की बस की बात तो नहीं है ना, ये हमास नहीं कर सकता। अच्छा, हमने जो टर्की की बात पे आपको हमेशा रिएक्ट किए हैं, अर्दोगान ने गद्दारी का बहुत बड़ा इतिहास है, ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज है, आप एक बंदे को मैं जानता हूं, एक बंदे को मैं बचपन से जानता हूं, आपने कह दिया ये चोर है, मैं जानता हूं चोर नहीं, मैं नहीं मानूंगा आपकी बात को ना, क्योंकि मैंने पता है कि ये किसी का पड़ा हुआ पैसा मिल जाता है तो उससे घर तक जाके पहुंचा के आता है कि आपके गिर गया था। आपका वो चोर है, हम कैसे मान लेंगे वो चोर है? क्योंकि हम उसके प्रीवियस की हिस्ट्री जान रहे हैं, उसका माजी हम जान रहे हैं, तभी हम बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में वो ऐसा नहीं कर सकता, ये हाल में उसने ऐसा नहीं किया। और जो बात आ रही है, ये बात बिटकॉफ ने कही थी। बिटकॉफ ने कहा था कि हमास को डिसआर्म करने के लिए टर्की का गाजा में जाना बहुत जरूरी है। ये बिटकॉफ ने कल स्टेटमेंट दिया था। तो अब हम ये कहते हैं कि वो लड़ने जा रहे हैं, किससे लड़ेंगे जाके? जब वो हथियार उठाने की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सीज फायर चल रहा है, हथियार कैसे उठा सकते हैं? उनके लिए सीज फायर हो जाएगा। ये मार रहे हैं, इनके लिए सीज फायर नहीं है। तो टर्की को इसलिए वहां पर एंट्री की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और वो धीरे से डिसआर्म करवाए हमास को, क्योंकि हमास खतरा बना हुआ है बहुत दिनों से इजराइल के लिए। तो उसको डिसआर्म करवाने के लिए एक इनका अपना ओपिनियन है कि हम डिसआर्म करवा लेंगे। और जैसे आपने बताया था अभी कि टर्की, सऊदी अरबिया और ईरान के बीच क्या खिचड़ी बन रही है, क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है? तो इस तस्वीर में तो चेंज नहीं हो रहा है। आप ये बात क्यों नहीं मानते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो पीछे चल रहा है वो दिख नहीं रहा है? हम तो ये भी एक पहलू मान के चलते हैं कि टर्की और सऊदी अरबिया ये ईरान को समझा रहे हैं, उसको मना रहे हैं कि अपना न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आगे मत बढ़ाओ, EIA वालों को अंदर आने की परमिशन दे दो ताकि उनका डाउट क्लियर हो जाए। तो हमको तो ये भी पहलू लगता है ना। तो हम इसको क्या समझेंगे कि ये तीनों आके बैठ गए, बस अब इजराइल का खैर नहीं है, टर्की आ जाएगा, फिर सऊदी अरब की फोर्स भी आ जाएगी। मतलब आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरबिया को A-35 इसलिए देगा कि जाके तुम इजराइल पे हमला करो?
हम तो ये कहते हैं कि उसने इसलिए दिया है कि जाके तुम यमन पे हमला करो, यमन से हूथियों को खत्म करो। तो मुमताज भाई, वर्ल्ड पॉलिटिक्स जैसे तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, हमारा अपना जो मानना था, जो हमको दिख रहा था, जो हमको लग रहा था, मौजूदा स्थिति को देखते हुए या प्रीवियस की हिस्ट्री देखते हुए, कि कभी भी अगर वॉर ऐसी होगी तो ईरान के साथ यूरोप कंट्रीज के लोग खड़े रहेंगे, चाइनीज खड़े रहेंगे, रशिया खड़ी रहेगी, लेकिन ये लोग इसराइल के साथ खड़े रहेंगे। यूएई है, कतर को हम थोड़ा सा डाउट में रखते हैं, कतर की बात नहीं करते। आपके इजिप्ट हैं, आपके जॉर्डन है, सऊदी अरबिया है, ये लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, वैसे हमको लग रहा है। भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही होगा, कतर ये हमको कतर की लग रहा बात है। आई, कतर की बात आई राशिद रजीक साहब, तो ये खबर आप देखिए, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की ये खबर आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इसमें कहा है कतर के प्रधानमंत्री वजीर आजम ने कहा कि पश्चिमी तट के बिना गाजा युद्ध विराम अधूरा है, जंगबंदी अधूरी है। इसी तरीके से मिस्र की भी अभी शिकायत आई है, यूएनओ से भी आई है कि भाई ये तो जंगबंदी की जो शरायत थी वो तो पूरी नहीं की जा रही, वहां तो जुल्म जारी है। तब चौतरफा फिर एक बार आवाज उठ रही है। तो मुझे लग रहा है कि क्या ये बैक करेंगे, ये रुकेंगे, जबकि तहरीक हमास ने ये कहा कि अब तो वक्त आ गया है कि बैतुल मुकद्दस को आजाद किया जाए। तो लेकिन ये जो जिस तरह से अटैक अभी भी जारी है और सेकेंड यानी दूसरे दौर की बातचीत को अमली जामा नहीं या शुरू तक नहीं हो पा रही है, कैसे देखते हैं? आखिर में मैं ये चाहूंगा इस पे जरा से हमें रोशनी। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हसन रिजवी साहब ने जो किया, अब देखिए यही सच्चाई है अमेरिका की। अमेरिका ने अपने हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें दिखाया गया कि गाजा पट्टी में कैसे मिसाइल गिर रही है, अपने हथियारों का भौकाल दिखा रहा है। देखिए ये लोग हमेशा से, कोई नई बात नहीं है हसन रिजवी साहब, नई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने हमेशा छोटे मुल्कों पे गिराई मिसाइलें, असलहों का इस्तेमाल करवाया और उसके बाद मंडी लगाई और उसमें लिखा टेस्टेड, टेस्टेड लिखा। और जो टेस्टेड होता है उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, कीमत बहुत ज्यादा होती है। अब ये B2 बॉम्बर को नहीं टेस्टेड लिख रहे हैं क्योंकि वो फेल हो गया, नाकाम हो गया, उसको टेस्टेड क्या लिखे, कैसे लिखे? तो एक तो ये चीज, तो इस पे भी आप, मैं चाहूंगा थोड़ा सा रोशनी डालिए। ये जो खेल होता है, मैंने तो बहुत बार कहा तुकबंदी कि अमेरिका को जंग से प्यार है, अमेरिका को जंग से प्यार है क्योंकि इसकी तजारत हथियार है, ये हमने बारहा कहा। तो राशिद रिजवी साहब, ये तो मेरे सवाल। मुमताज भाई, अगर टेस्टेड के नाम पर हथियारों की अच्छी कीमत लग रही है, तो ईरान की मिसाइल से ज्यादा टेस्टेड तो कुछ भी नहीं है अमेरिका के पास। अगर टेस्टेड के नाम पर चीजें तो बिक रही डिमांड हैं, तो बढ़ गई, अरे डिमांड बढ़ गई ड्रोन की। ड्रोन अभी कल ही आपने बताया कि वहां पेजाब बनने लगा है, तो हो तो गया खेल। जी, तो टेस्टेड का मतलब ही यही है कि अगर वो गाजा में मिसाइल दिखा रहे हैं कि मेरी मिसाइलें वहां गिर रही हैं और वो टेस्टेड हो गया, तो उसकी कीमत लगेगी। तो आप ही समझिए, गाजा में कोई आयरन डोम नहीं था, गाजा में कोई थार नहीं था। असली टेस्टेड हथियार वही है जो आयरन डोम और थार को फाड़ता हुआ जाए और जाके अपना काम करे। तो वो हिसाब से तो सबसे ज्यादा कीमत बढ़ जानी चाहिए ईरान की मिसाइलों की। और खैर, ईरान के ड्रोन की तो कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है अब। अमेरिका उसी कॉपी कर रहा है, शाहीन की कॉपी कर रहा है अमेरिका। अमेरिका की और एक ड्रोन की इजिप्ट ने कॉपी कर ली है, मतलब। और वो ड्रोन ऐसा कैसे ड्रोन है? फिदाइन ड्रोन है जो जाके खत्म हो जाते हैं, हल्के हैं,
लंबी दूरी पे जाते हैं, खतरनाक अटैक करते हैं। तो अभी तक तो ये था कि ईरान किसी भी चीज की कॉपी कर लेता है फौरन, लेकिन ये तो ईरान का अपना खुद का ब्रांड है, उसका अपना खुद का कॉपीराइट है। इजराइल के ऊपर ऐसी ऐसी अतरंगी मिसाइलें मारी हैं जो कभी सपने में सोचा भी नहीं था, ना अमेरिका ने ना इजराइल ने। इनके आयरन डोम देखते रह गए, थार देखता रह गया, और जहां चाहा वहां गिरा दिया ईरान ने। तो क्या ये टेस्टेड नहीं है? और जो आपने गाजा भी गिराया, वहां पर तो एक भी अगर आयरन डोम होता तो हम कह सकते थे कि हाँ, थोड़ा बहुत टेस्टेड कह सकते हैं इसको। अब आप अड्डा मार रहे हो किसी के ऊपर, और उसके पास ढाल नहीं है बचाने के लिए। ढाल छोड़िए, तसला नहीं है बचाने के लिए। उधर से आप पत्थर चला रहे हो, तसला भी नहीं है रोकने के लिए, तो उसका सर तो फटेगा। तो आप बहुत अच्छे निशानेबाज और अचूक पत्थर मारक कहलाओगे। और जिसके पास उसको डिफेंस करने का है, उसके बाद उसका तसला उसकी ढाल को तोड़ते हुए जाए और तब उसके सर पर अटैक करे, वो टेस्टेड है। जैसे ईरान की मिसाइल थी। तो मुमताज भाई, अभी जो आप वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इतना बहुत जल्दबाजी होगी। कल भी हमने आपसे एक बात कही थी कि जब अबू साहब मारा गया तो क्या ऐसा होगा वैसा होगा, तो हमने आपसे क्या कहा था कि अभी इसके ऊपर कुछ भी कहना जल्दबाजी है। हो सकता है कि उनके लोग डिसआर्म भी हो जाएं और जा करके अपनी तरफ लौट आए, और हो सकता है उन्हीं में से कोई एक लीडर बन जाए। तो उनका एक लीडर आज तैयार हो गया, मतलब उनको डॉलर से प्यार है। सीधी सी बात है भाई, वो क्यों अपनी जान दे रहे हैं वहां पर? डॉलर के लिए दे रहे हैं। अगर मिट्टी के लिए दे रहे होते तो इसराइल के खिलाफ लौटते। जमीन के लिए जान दे रहे होते तो इसराइल के खिलाफ लौटते। जो कब्जा जमीन इसराइल कर रहा है, हमास नहीं कर रहा है। तो मतलब उनको डॉलर से प्यार है। अभी हम आते हैं आपके इस पे आते हैं, डोमेस्टिक पे, अपने इंडियन पॉलिटिक्स पे। अजीत डोभाल ने क्या कहा था कि आईएसआई मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को टारगेट कर रही है अपना जासूसी कांड के लिए। हिंदू तो बोलता है ना भारत माता की जय, चले मुसलमान नहीं बोलता, हिंदू तो बोलता है ना। वो क्यों जा रहा है पैसा लेकर के? पैसा सबको प्यारा है मुमताज भाई। ईमान की कोई कीमत नहीं होती है। कीमत इंसान की सोच की होती है कि वो कितने में बिकेगा। डीआरडीओ के लोग निकले हैं, डीआरडीओ के। अभी राजस्थान से 2 लोग पकड़े गए कल ही परसों। अरे डीआरडीओ के निकले हैं, आरएसएस के निकले हैं, सबसे ज्यादा तो आरएसएस से निकले हैं। भाजपा से भी कई निकले हैं। क्या कोई उसमें तृणमूल कांग्रेस से निकला? कोई बहुजन समाज पार्टी का निकला? कोई समाजवादी पार्टी का निकला? कोई कांग्रेस का निकला? कोई जनता दल यूनाइटेड का निकला? कोई आरजेडी का निकला? किसी पार्टी का नहीं निकल रहा है। ये ध्रुव सक्सेना वाले वगैरह कौन थे भोपाल के? ये भोपाल भाजपा आईटी सेल के अध्यक्ष था वो। ऐसे और भी कई नाम है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, बात दूसरी तरफ नहीं जाना चाहते हम ये बताना चाहते हैं कि पैसे के लिए लोगों को वतन से कोई मोहब्बत नहीं, जमीन से कोई प्यार नहीं। जब जमीन ही बेच दिया तो जमीन बेचने में क्या जा रहा है? तो मुमताज भाई, ये वहां जुमला पर जबरदस्त है। हाँ ठीक है। जब तो जमीर ही बेच दिया तो जमीन का क्या है? जी, तो मुमताज भाई, बहुत वहां बढ़िया पर जुमला, लोग वाह। वहां पर लोग जो इजराइल के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ डॉलर के लिए लड़ रहे हैं, इजराइल के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो हुब्बे वतन नहीं है। हमास ने बोल दिया कि हमको कोई सत्ता से कोई सरोकार नहीं मेरा, लेकिन पहले एक रिजीम बनाया तो जाए।
जिसको हम हैंडओवर करें, लेकिन वो इंटरनेशनल फोर्स नहीं होगी कि जो गाजा के लोगों को डील करेगी। वो हमारे में से होंगे। ये हमारे से एकदम साफ कहा है, क्लियर कहा है ये बात को। तो उसी पे हम आपसे बोल रहे थे कि कोई चीज कल को क्या होगी उसके ऊपर हम मोहर आज नहीं लगा सकते, ठप्पा नहीं लगा सकते। देखिए, हमने आपसे क्या कहा था, एक माजी को देख करके मुस्तकबिल की बात हमने आपसे बताई थी कि जो इसने कतर पे हमला किया है, आप देखिए ना, डोनाल्ड ट्रम्प इसको कहेगा जाओ सॉरी बोल दो, माफी मांग लो, और वो माफी मांग लेगा, ये माफ कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो इनका माजी ही यही था। तो इसीलिए हमने बताया कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। तो आज की डेट में मस्जिद अक्सा बहुत जल्दी हम फतह कर लेंगे। मस्जिद अक्सा फतह करने के लिए इजराइल को हराना जरूरी है, और इजराइल को हराने का मतलब है कि आपको अमेरिका को हराना पड़ेगा, और अमेरिका को हराना हमास के बस की बात तो नहीं है। और सऊदी अरबिया और टर्की अमेरिका के खिलाफ तो नहीं आएंगे, इसको भी आप गांठ बांध लीजिए। सऊदी अरबिया और टर्की अमेरिका के खिलाफ तो नहीं आएंगे। इजराइल से लड़ने का मतलब है अमेरिका से लड़ना, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि अमेरिका जानता है कि इजराइल हमारी नाक है। बहुत कुछ अमेरिका का इजराइल के सहारे उसका दांव पे लगा हुआ है। प्रॉक्सी है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। जी जी, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। मिडिल ईस्ट का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमको कुछ सही भी लगती है कि इजराइल का वजूद होना भी जरूरी है, वरना ये ये, हाँ, वरना ये अरब के बद्दू आपस में लड़ के मर जाएंगे। ये तो कहिए कि उसके डर की वजह से खामोश बैठे हुए हैं, भी वरना अल्लाह ये की एक दूसरे, मसलहत है, मतलब ये भी अल्लाह हाँ की मसलहत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपस में लड़ के मर जाएंगे मुमताज जैसे भाई। मौत नेमत है, वैसे ये भी एक नेमत के तौर पे इसका मतलब आप देख रहे हैं इजराइल को। बिल्कुल, आप कह सकते हैं इसको कि उसके वजूद से बचे हुए हैं इन लोग, एक नई बात आई, वाह। वरना ये आपस में लड़ के मर जाते। क्यों, आपने इनकी हिस्ट्री नहीं देखा? आप चले आइए 500 साल पहले, 500-600 साल पुराना इतिहास इनका देखिए। कतर पे किसका कब्जा था? सऊदी अरेबिया का। वो छोड़ने नहीं जा रहा था। फिर पूरी दुनिया ने मिल करके उसको अलग करवाया, कतर को। फिर कतर ने अपना डेवलपमेंट शुरू किया। क्या सऊदी अरब टर्की को पसंद करता है? इनका इतिहास देख लीजिए आप। तो मुमताज भाई, ये लोग खामोश बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इनको एक डर भी है कि हम लड़ेंगे तो हमारे बीच में मुदाखलत होगी, हम दोनों से ये पैसा चूसेगा, इसलिए खामोश रहो। तो मुमताज भाई, आज के लिए ये सबसे बड़ा सबक है कि जो चीजें सामने देखी जाती हैं वो पर्दे के पीछे नहीं होती, और जो पर्दे के पीछे तैयार हो जाता है वो आज नहीं दिखता है, वो आने वाले कल में नजर आएगा। वरना सीज फायर का पहला फेज तो बहुत जल्दी लागू कर दिया गया, दूसरे फेज में इतनी तल्खी क्यों, इतनी देरी क्यों? क्योंकि दूसरे फेज में हमास का फायदा है, पहले फेज में इजराइल का फायदा था। आप ये देख लीजिएगा, अभी वहां पर जो आपकी येलो लाइन है, येलो लाइन से और बॉर्डर के बीच में पता नहीं कितनी और जमीन कब्जा कर लेगा इजराइल। हम लोग खाली ये चिल्लाते रहेंगे कि सीज फायर का दूसरा फेज लागू होना चाहिए। अब आखिर में जब लागू होगा तो उसी को जीत मान ली जाएगी।
उसी को जीत मान ली जाएगी। अब आप ये समझिए, आपने हमको 10,000 रुपया उधार दिया, उसके बाद आप हमसे मांगते रहे, हम आपको बोलते रहे हम दे देंगे 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया, आप एकदम हताश हो गए। तो पता है, जिस दिन हम आपको 10,000 रुपये देंगे, आपको 10,000 नहीं लगेगा, आपको वो ऑस्कर अवार्ड लगेगा, कि जैसे आप 10,000 नहीं, एक ऑस्कर अवार्ड लेके जा रहे हैं, जैसे आपकी लॉटरी लग गई हो, आप उसी में खुश हो जाएंगे। आपको इस चीज से मतलब नहीं है कि अगर 10,000 रुपये मेरा बैंक में होता तो कम से कम 500 तो बढ़ ही गया होता, 1,000 तो बढ़ ही गया होता। 2 साल के बाद आपको वही पैसा मिल रहा है, चाहे मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो गई हो, लेकिन वो भी आपके लिए एक नेमत हो जाएगी। इसी तरीके से सीज फायर का जो दूसरा फेस है, इतना तड़पा के वो लगाएंगे कि उसमें इनकी जमीन भी चली जाएगी और ये खुश भी रहेंगे। जी मुमताज भाई। ये आखिरी कमेंट, और आज मेरा मन भी था कि आज राशिद रिजवी साहब को ही सुना जाए, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा किसी को कॉल नहीं किया। और आपने भरपूर जो है 1 घंटे 10 मिनट की। अच्छा, मेरा तो बड़ा दिलचस्प रहता है कि जो मेरे एक पैरेलल डिबेट चलती रहती है, राजा सिंह राजपूत साहब हैं, चंद्र सूर्यवंशी जी हैं, हसन रिजवी हैं और जयदीप सिंह बुंदेला हैं, ये सब एक अलग डिबेट चलती रहती है और उसमें बड़ा अच्छा रहता है। अभी चंद्रवंशी सूर्यवंशी जी कह रहे हैं, आई हैव विजिटेड यूएई इन अक्टूबर 1982 एंड आफ्टर दैट आई हैव विजिटेड सिंगापुर, मलेशिया एंड श्रीलंका आफ्टर 1984। और फिर उन्होंने मतलब अजीब, माय सन इज वर्किंग फॉर अमेज़न कॉमर्स कंपनी, पता नहीं। और उन्होंने कहा कि जो आप 5 किलो अनाज लेते हैं ये क्या है, फिर उन्होंने कहा टैक्स देते हैं। मतलब एक बड़ा जबरदस्त जो है वो चलता रहता है। तो खैर, मैं खुश बहुत होता हूँ इस बात से कि इसकी वजह से मुझे बहुत जानकारी मिलती है। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसपे हर तरह की बातें होती है, लेकिन इसको पर्सनलाइज मत करें, इशू पे बात करें। और मैं समझता हूँ कि चूंकि बहुत लोग देखते हैं तो इशू बात होनी चाहिए। और आज लाइक लोगों ने बहुत कम किया, हालांकि आज काफी लोग जुड़ गए थे, बहुत दिन बाद 200-250 लोग के करीब पहुंच गए। तो लाइक करके जाइएगा, तमाम गुजारिश ये है। और इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं कि इसका जो है वो रीच बढ़ेगी। फिर यूट्यूब को आखिरकार हमें फिर ओपन करना पड़ेगा, यूट्यूब को, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम जेन्युइन बात करते हैं, सही बात करते हैं और हम गलत बात नहीं करते हैं। एक सही जर्नलिज्म कर रहे हैं हम। कोई कभी आपने देखा, मेरे और भी स्टोरीज देखते होंगे, मैं कभी ड्रामेबाजी न्यूज़ के ताल्लुक से नहीं करता, बल्कि बड़ी संजीदगी से। तो जो यूट्यूब के ज़िम्मेदारान हैं, उनको भी मैं कहूँगा, और आप लोग भी जब जुड़ा करें तो इसे शेयर कर दिया करें अपने। मैं तो कर नहीं पाता, मैं इसी में लग जाता हूँ। लेकिन आज राशिद रिज़वी साहब का शुक्रिया बतौर ख़ास, क्योंकि उन्होंने पूरा 1 घंटे 10 मिनट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से, और आज उन्होंने कई जुमले कहे जिनमें से एक बड़ा अच्छा लगा कि जब ज़मीर बेच दिया तो ज़मीन फिर क्या है। ये बड़ा माना-ख़ेज़ है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम दोस्तों का शुक्रिया, अपने नाज़रीन का शुक्रिया, और इंशाअल्लाह फिर हम कल मुलाकात करेंगे। शब ख़ैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।